नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। दरअसल महाराष्ट्र में सिर पर चुनाव है, लेकिन सीट शेयरिंग पर दोनों ही गठबंधन में फाइनल एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है। महाविकास अघाड़ी में 85-85 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है। उधर महायुति में भी कई सीटों पर चर्चा लगातार चल रही है, बात अभी पक्की नहीं हो पाई है। हालांकि बीजेपी 99, शिवसेना शिंदे गुट 45 और एनसीपी अजीत पवार गुट 38 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी है, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी। बात दोनों जगह कुछ सीटों पर फंसी है। महाविकास आघाड़ी में कौन बनेगा बड़ा भाई की लड़ाई है, तो महायुति में कई सीटों पर पेच फंसा है। मतलब ये कि ये वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में महामंथन का है। सिर पर चुनाव है, लेकिन टकराव सिर उठाए है। बात पर बात हो रही है, लेकिन मुद्दा अभी अनसुलझा ही है। लेकिन अब भी कुछ सीटों पर मतभेद है। ये अलग बात है कि ये मतभेद मनभेद में नहीं बदला है। महाविकास आघाड़ी में बड़े भाई की लड़ाई। महाविकास आघाड़ी में 85-85 का फार्मूला तय हुआ। 255 सीटों पर बात तय। 18 सीटों पर सहयोगियों को देने पर सहमति। बाकी 15 सीटों पर खींचतान। 15 सीटों में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट अपना दावा कर रहे, जिसे ज्यादा सीटें मिलेंगी वो होगा बड़ा भाई। शिवसेना उद्धव गुट ने 65 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। महाराज बचाना हमारा दायित्व बनता है और महाराज बचेगा तो ही बाद में सरकार। 50 से 85 कल किया हमने और अब आज शाम तक, नहीं तो कल हमारा सीट डिक्लेरेशन हो जाएगा। वहीं सीट बंटवारे का टेंशन कुल मिलाकर महायुति में भी है। महायुति में कई सीटों पर चर्चा, बैठक का दौर है। माना जा रहा है कि आज बात बन जाएगी। महायुति में भी सीट बंटवारे पर पेच। बीजेपी ने 99 सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा की। एकनाथ शिंदे ने 45 सीटों का ऐलान किया। अजीत पवार ने 38 सीटों का ऐलान किया। कुछ सीटें सहयोगी दलों को दी जा सकती हैं। चैम्बूर की सीट आरपीआई को दी जा सकती है। निर्दलीय रवि राणा को भी टिकट संभव। शिंदे को 30-35 सीट और मिल सकती है। अजीत पवार को 10 से 15 सीट और मिल सकती है। फिलहाल अब दोनों ही गठबंधनों की फाइनल लिस्ट जल्द ही आ सकती है। देखना होगा महाराष्ट्र में इस बार सियासी तस्वीर क्या बनती है, जनता किसको ताज पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र का महामंथन हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महायुति एक तरफ तो दूसरे तरफ महाविकास अघाड़ी, और दोनों ही अलग अलग जो गठबंधन है उनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि गठबंधन किस तरीके से मैदान में उतरेगा। सीटों का फॉर्मूला अगर तय नहीं हो पा रहा है तो वजह क्या है? क्या अलग अलग तरीके से सीट बंटवारे की जिस तरीके की चर्चा चल रही थी वहां पर अगर पेंच फंस रहा है तो वो पेंच कहां पर फंस रहा है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र, और इसके अलावा विश्वास पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके साथ शिवानंद हुलियालकर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हम तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट्स को बेहतर तरीके से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। विश्वास जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कहां पेच फंस रहा है? दिल्ली दरबार में आपकी सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक होती है। तमाम आपके दूसरे प्रदेश के नेता दिल्ली दरबार में डेरा डाले हैं। पेच कहां फंस रहा है सर? अब तो 1 महीने से कम वक्त है, ऐलान कर दीजिए बहुत जल्द। देखिए, पेच कहीं नहीं फंस रहा है। दूसरा, आज 24 तारीख है, 29 तारीख तक हमें नामांकन अर्ज दाखिल करना है। भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आज 25 लोगों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है जी। इसी प्रकार से अजीत दादा पवार गढ़, एकनाथ शिंदे गढ़, इनके भी लगभग सब सीटें तय हो गई है। अभी ये जो मीटिंग चल रही है, इसका कारण यह है कि इट इज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी। आगे में अपोजिशन कौन सा उम्मीदवार दे रहा, उसके खिलाफ हम किसको खड़ा करें, किसका चिन्ह यूज करें, इस प्रकार की ये बैठकें चल रही है। जहां तक महायुति का सवाल है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से 288 सीट की हमने रणनीति बना ली है जी। अब घोषणा करना इज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी। वो घोषणा भी हो जाएगी
और वैसे भी 29 तारीख तक समय है, वो आज ही करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, इस पूरे महाराष्ट्र के सियासी नए फैक्ट को आप देख पा रहे हैं, नई तस्वीर को आप देख पा रहे हैं, कहां पेच फंस रहा, महायुति में कहां पर परेशानी हो रही है? 2 साल तक आप सरकार में थे और उसके बाद सरकार में होते हुए भी बहुत जल्द ऐलान कर दीजिए, महायुति में इतनी देरी क्यों है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, सीटों के बंटवारे को लेकर के जो गठबंधन के साथी होते हैं उनकी अपेक्षाएं होती ही है। अब एक नाथ शिंदे जी की अपेक्षा है कि हमें थोड़ी और सीटें मिल जाएं। अजीत पवार जी की अपेक्षा है कि जिस इलाके में हमारा प्रभाव है जी बेहतर कर सकते हैं, हमारे हिस्से में थोड़ी सीटें और आ जानी चाहिए। आरपीआई और नवनीत राणा जी को भी सीटें देने की बात चल रही है। तो ठीक है, गठबंधन में ये सब चीजें चलती है, थोड़ा विलंब होता है। मैं उसको उस रूप में नहीं देखता हूँ कि जल्दी फैसला हो जाने या देर से फैसला हो जाने से। हाँ, फैसले में कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसमें कोई गांठ हो जाए, तो ये गांठ से बचने की बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फैसला हम समझते हैं कि हो ही जाए। बिल्कुल, फैसला जल्द होना चाहिए। और महाविकास अघाड़ी को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महायुति एक कदम आगे चल रही है। तमाम अलग अलग सीटों की हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से अपना पक्ष रख रही है। शिवानंद जी, बहुत स्वागत के साथ पहला सवाल मेरा आपसे यही है, एक कदम आगे है महायुति, ये मानकर आप चल रहे हैं या नहीं? महायुति एक कदम आगे चल रही है आपके साथ? नहीं, हमारा ये स्ट्रैटेजी है और हमारा पूरा तय हुआ है सर। आज शाम तक नहीं तो कल सुबह हमारा डिक्लेरेशन हो जाएगा और 1-2 सीट में थोड़ा था, वो क्लियर हो गया। और बहुत हमारा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से महाराष्ट्र में जीतने जा रहे हैं सर। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे सरकार या देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा गुट जो है आपस में इनका बहुत बड़े मायने में बीजेपी गेम करना चाह रही है। इसलिए एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी बहुत ही अलर्ट स्टेप ले रहे। लेकिन इलेक्शन के बाद एकनाथ शिंदे सर और देवेंद्र फडणवीस जी जिस स्ट्रैटेजी से अगर 10 साल देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, अच्छा बोल रहे हैं, ऐसे होते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गठ का तोड़ने का क्या जरूरत था जी? शरद पवार गुट को तोड़ने का क्या जरूरत है? ना विकास नहीं, ना डेवलपमेंट नहीं, महाराष्ट्र नंबर 1 पे था। और एकनाथ शिंदे साहब सीएम बनने के बाद, देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र कहाँ लेके गए? आज महाराष्ट्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे सब गुजरात जा रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं? और ना डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। डेवलपमेंट की बात नहीं सर, सीट शेयरिंग की बात यहां पर हो रही है। जो आप लोगों की प्रत्याशी हैं उनका ऐलान अभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन यानी कि महायुति 182 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। सर नहीं है, हमारा सब हमारा तय हुआ है और एबी फॉर्म भी हमने दे दिया है। अभी लिस्ट जारी हम करेंगे, हमारा ये स्ट्रैटेजी है। और दूसरी बात, हमारा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हम जीत के आ रहे हैं। शरद पवार गुट सर और उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जेपी सिंह का मैं रुख करूंगा। जेपी साहब, और क्या लग रहा है, महाराष्ट्र की सियासत को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और जाहिर है लंबा करियर आपका पत्रकारिता का, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है, महाविकास अघाड़ी में क्या शरद गुट जिस तरीके से दावा ठोक रहा, दूसरे तरफ बात कांग्रेस की हो रही है, थर्ड फ्रंट समाजवादी पार्टी को भी आप अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, 5 उम्मीदवारों का ऐलान उनकी तरफ से हो जाता है। ये क्या दर्शाता है? जेपी सिंह जी। सूर्य जी, सबसे पहले नमस्कार। देखिए, मैं आपको ये चीज बता दूं कि आज बड़ा नक्षत्र है, महायोग है, जिसमें आज ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं जिनका टिकट घोषित हो गया है वो अपना नामांकन उन्होंने बहुत ही जोर शोर से और पूरे ताकत से जो है भरा है, जिसमें आदित्य ठाकरे ने आज अपना नामांकन भरा है, जितेंद्र आव्हाड ने भरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख को नामांकन भरने की आखिरी डेट है, यानी कि नामांकन 29 तारीख के बाद नहीं भरा जा सकता। तो इसके पहले 2 दिन का समय देना चाहिए। लीगल टेक्निकल पूरी जो प्रोसेस होती है वो कैंडिडेट को करनी पड़ती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा करने पड़ते हैं। ऐसे में
जिसमें अब तक अगर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है दोनों ही पक्षों में, महायुति में भी और एनडीए में भी, तो इसके पीछे रीजन आप समझ सकते हैं। कोई भी जो गठबंधन है वो ये नहीं चाहता कि रिबेलियंस पैदा हो, यानी कि जो गदर मचाने वाले उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, भिवंडी पूर्व की सीट की बात करें तो अखिलेश यादव आए थे मुंबई महाराष्ट्र में, उन्होंने भिवंडी पूर्व में समाजवादी पार्टी का नाम घोषित कर दिया। उम्मीदवार रईस शेख है जो वहां लोकल विधायक है, लेकिन उनके सामने रुपेश म्हात्रे हैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। और शिवसेना जब दो फाड़ हुई, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, तब भी उन्होंने उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन अब वहां रईस शेख के सामने उन्होंने पिछली बार 2019 में चुनाव लड़ा था, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार उनकी दावेदारी है, उनको अगर ये सीट नहीं मिलती है और समाजवादी लड़ती है, जो कि स्वाभाविक रूप से लड़ेगी, तो रुपेश म्हात्रे जो है निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं। तो ऐसे 288 सीटों में 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी, जेपी साहब, आपको ये नहीं लगता कि महाविकास अघाड़ी में थोड़ी देर हो रही है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान? एक तरफ आप समाजवादी पार्टी को गठबंधन के साथ मैदान में उतारते हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आप अलग किनारे से उनको दरकिनार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल सूर्या जी, यही बात है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता है अबोसिम आजमी, वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखिए रामदास अठौले जो महायुति गठबंधन में है, केंद्र में मंत्री हैं, आज उनके पार्टी के कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो है आंदोलन कर दिया, क्योंकि उनको 5 सीटें चाहिए महायुति में। यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का जो गठबंधन है उसमें रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठौले भी शामिल है। तो अब तक उनके किसी भी एक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है। शिवानंद जी, आप लोग थर्ड फ्रंट को एक साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? महायुति तो ठीक है, आज बैठक उनकी चल रही और इस बैठक में तमाम तरीके की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी और उनके उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाएगा। बहुत कम उम्मीदवार बचे हैं उनके संगठन के, उनके गठबंधन के, लेकिन आप लोग तो बहुत देर कर रहे हैं सर। समाजवादी पार्टी, तमाम तरीके के जो छोटे छोटे दल हैं उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, साथ क्यों नहीं बन पा रही ये बात? सर इंडिया गठबंधन जो है हमारा सब कुछ आपकी बात सही है कि अखिलेश यादव जी 12 सीट उन्होंने मांगा था, लेकिन हमने उनके साथ बैठ के हमारा बातचीत हो गया है। हाईकमांड ने उनके साथ हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, और सब कुछ ठीक है सर। शिवसेना हो और उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार जी और समाजवादी पार्टी, अन्य जो है उनके साथ हमारा बातचीत चल रहा है और सॉल्यूशन हो गया है सर। अभी हम आप सॉल्यूशन कह रहे हैं, हरियाणा में सॉल्यूशन नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में यही सॉल्यूशन की बात हो रही है उपचुनाव पर। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि साइकिल का सिंबल बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन तो नजर नहीं आ रहा सर। अलग राज्यों में अलग तस्वीर होती है, जब देश का चुनाव आप लोग लड़ते हैं तो वो अलग तस्वीर होती है। सर साइकिल बिना हाथ के कैसा होगा? हाथ में साइकिल लेके चल रहे हैं ना हम, और हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है, या महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, ठीक है, इसका मैं जवाब लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विश्वास जी हमारे साथ जुड़े। विश्वास जी, साइकिल के साथ हाथ बहुत मजबूत है, आप सुन रहे हैं शिवानंद जी को। देखिए, साइकिल के साथ हाथ, ये अखिलेश जी और राहुल गांधी, इनकी जोड़ी खूब इन्होंने चलाने की कोशिश की, लगातार की। उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गया, वो हाथ ने भी अनुभव किया। उनका ये मानना है कि इंडिया गठबंधन फैसला लेगा, भले देरी होगी लेकिन बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं मैदान में। नहीं, वो अगर आए तो अच्छा, हमें भी एक सशक्त प्रतिपक्ष चाहिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ इनकी बात, ये जो बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी में, इनमें कोई तालमेल नहीं है। कल शिवसेना ने एक तरफा 65 लोगों के नाम घोषित कर दिए। वो घोषित करने के बाद में शरद पवार गुट और कांग्रेस ने जब आपत्ति जताई तो तुरंत उन्होंने इकट्ठा आकर एक डैमेज कंट्रोल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कहा कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इसमें नाम अभी भी बदल सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने एक ऐसा पत्रक जारी किया था जिसमें कांग्रेस 105 सीट लड़ेगी, शिवसेना 95 और शरद पवार 78, और उसको भी अब चेंज करके कहते हैं कि नहीं, हम तीनों भी 85 लड़ेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं वो हमारे बाकी मित्र पक्ष के लिए हम रखेंगे। देखिए, इनका तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है, कितने सीटें लड़ना है, किसने लड़ना है, कहाँ पे कौन लड़ेगा, कुछ भी नहीं है। उनका फॉर्मूला आ गया 85 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। 85 का टोटल होता है 255, यहाँ पे 288 जगह है, बाकी बकाया 33 सीट का क्या करेंगे? 18 गठबंधन को दे रहे हैं जो तमाम दूसरे साथी हैं। नहीं तो ये तो ठीक है। फिर हम शिवसेना से पूछना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमने एनडीए के साथ में हमारा समय गवाया, हम सड़ गए थे,
जब हमारे साथ वो लड़ते थे उद्धव ठाकरे, उन्हें 171, 166, 140 इस प्रकार की सीट मिलती थी। अभी वो 85 पे सिमट गए। कौन सा इनका अहंकार है और किसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया? जो वीर सावरकर का अपमान करते हैं वो कांग्रेस के साथ में, जो मुसलमानों के साथ में हाथ मिलाते उनके साथ में। देखिए, महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह देख रही है और महायुति जो है हमारी, वो पूरी तरह से अभेद्य है। जी। हम अच्छी तरह से इलेक्शन के सामने जा रहे हैं। हाँ। और अच्छे पैमाने पे हम सीटें जीतकर हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है संजय जी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को सुन रहे हैं, कांग्रेस को सुन रहे हैं, लेकिन जो बहुत मजेदार है, दिलचस्प है महाराष्ट्र की महाभारत इस बार की, कि एक तरफ शिंदे गुट है, दूसरी तरफ उद्धव गुट है, और इनके आसपास महाराष्ट्र की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को तो हम अलग तरीके से लेंगे, लेकिन शिंदे गुट और उद्धव गुट, इन दोनों के पीछे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, महायुति हो चाहे फिर महाविकास आघाड़ी हो, क्या किंग मेकर की भूमिका में कौन ज्यादा भारी नजर आ रहा है? एक तरफ महायुति में, एक तरफ महाविकास में। संजय जी। नहीं, महायुति ने तो कहा ही है कि एक नाथ शिंदे, नहीं, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं संजय जी। मेरा सवाल इसीलिए मैंने आपसे सवाल लिया है कि प्रेशर कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम अलग अलग सहयोगी दल है महायुति में, क्या उद्धव गुट पर प्रेशर बहुत ज्यादा है कांग्रेस का, या शिंदे गुट पर बीजेपी का प्रेशर है? नहीं, उद्धव गुट पर ज्यादा प्रेशर है जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि उद्धव जी जो हैं वो मुख्यमंत्री से कम पर कोई बात करने की तैयार नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि चीजें पहले तय हो जाए। कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है, और कांग्रेस हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद कांग्रेस थोड़ा सा उस स्थिति में नहीं है। इस वजह से कांग्रेस बड़ा ही फूक फूक करके कदम रख रही है कि हमारे गठबंधन के कोई साथी नाराज न हो जाए, सीटों को लेकर के कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसमें हम गठबंधन में बहुत कुछ, चूंकि शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे दोनों के अपने अपने लिटमस टेस्ट हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। सबको पता है कि वो कहते हैं कि ये जमीन तो हमारी है, मराठवाड़ा से लेकर के और जो बाकी जो इलाके हैं वो अलग अलग क्षेत्रों की बात वो करते हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस एक संतुलन बनाने की कोशिश जरूर कर रही है। पत्ते तो नहीं खोल रही है, कांग्रेस कर रही है कि ठीक है, जब हम लोग लड़ लेंगे तो फिर विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, कौन नेतृत्व करेगा ये भी हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी कहीं ना कहीं से दबाव बनाए हुए हैं। ये दबाव महायुति को भी नहीं झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एक नाथ शिंदे जी को ये पता है कि हम कितनी सीटें जीत करके आते हैं। और कितनी सीटें जीत करके आएंगे वही हमारी ताकत होगी। तब की परिस्थितियां कुछ और थी कि हमने शिवसेना का जब 2 टुकड़े हुए थे और हमें मान लिया गया था, क्योंकि उस समय बीजेपी के पास कोई ऑप्शन था नहीं। इस बार बीजेपी जिस तरह से 160 या 65 सीट पर लड़ने की बात कर रही है, देखते हैं फाइनल बंटवारा क्या होता है। तो अगर वो लड़ती है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर और अगर वो जीतने में वो कामयाब हो जाती है, जैसे पिछली बार भी भाजपा अच्छा खासा 105 सीटों पर परफॉर्म करके दिखाई थी, तो देखना होगा कि बीजेपी कितना सीट जीत पाती है। अजीत गुट का एक प्रेशर जरूर उन पर रहता है सीटों के बंटवारा को लेकर के कि हमारे हिस्से में अधिक से अधिक सीटें आए, लेकिन एक नाथ शिंदे का उतना प्रेशर नहीं है जितना प्रेशर उद्धव गुट का कांग्रेस के ऊपर है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में कांग्रेस को भी मुझे लगता है इसका मैं जवाब लूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। उद्धव गुट का बहुत प्रेशर है कांग्रेस के पास? कुछ भी नहीं है सर, हम मिलजुल के 200 के ऊपर महाराष्ट्र में सरकार बनना तय हो गया है। इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बात क्यों कह रहे हैं आप? मुझे आप इंडिया गठबंधन समझाइए। इंडिया गठबंधन क्या है? सर, इंडिया गठबंधन केजरीवाल जी है। इंडिया गठबंधन केजरीवाल ने सर हरियाणा में अलग चुनाव लड़ा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी सर, आपकी वहां हार हुई करारी। महाराष्ट्र की बात चल रही है और हमारे मित्र बीजेपी के अभी प्रवक्ता साहब ने बताया है कि सावरकर की ये है वो है, उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे हैं, उनको बोलिए कि बीजेपी सुपड़ा साफ हो रहे महाराष्ट्र में। सर, झारखंड में चुनाव है, वहां इंडिया गठबंधन नजर नहीं आ रहा, आरजेडी अलग उम्मीदवार उतार रही है। वन साइड जीतने जा रहे हैं। और दूसरी बात सर, कितने भी बीजेपी करने दो, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी फेल्यूर सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। बाबा सिद्दीकी हाई प्रोफाइल मर्डर देखिए, बांद्रा जैसा एरिया में मर्डर होता है। या शिवसेना गुट का नेता
घोसालकर का मर्डर होता है मीरा रोड पे, और कल्याण में देवेंद्र फडणवीस जी का बीजेपी का एमएलए गणपत गायकवाड़ पुलिस स्टेशन में सर फायरिंग करता है। मैं अभी क्राइम के ग्राफ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्राइम के ग्राफ पर नतीजे आने पर बात होगी कि शिंदे की सरकार ने क्या किया और आप क्या करेंगे अगर आप सरकार में आ जाते हैं। शिंदे जी, मैं सीटों पर चर्चा कर रहा हूं शिवानंद जी। सर शिवानंद जी, सीटों के फॉर्मूले पर आप लोग इतने पीछे क्यों चल रहे हैं, इसका जवाब बताइए। और इंडिया गठबंधन चुनाव अगर लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी अलग से उम्मीदवारों का ऐलान कर देती है, 5-10 उम्मीदवारों का अलग से दबाव बना रही है, ये क्या है? नहीं सर, देखिए आपको आज आपसे हमारे जो हाई कमांड है उनसे बातचीत होके उनका सीट्स तय हो गया है और आज शाम तक क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, शाम तक क्लियर हो जाएगा विश्वास जी, शाम तक क्लियर हो जाएगा। और हम नहीं, कांग्रेस नहीं, मैं आऊंगा, मैं आपकी बात समझ गया, एक एक करके मैं आपसे जवाब लूंगा। विश्वास जी, शाम तक क्लियर हो जाएगा और कांग्रेस और शरद पवार गुट नहीं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी महायुति के खिलाफ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। नहीं, हम स्वागत करते हैं अगर ये इकट्ठा लड़ते हैं और हमारे सामने अगर एक ताकत खड़ी करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमें इनकी चिंता नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व में सरकार देखी गई थी। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे वो 2.5 साल में केवल 2 बार मंत्रालय आए, घर से फेसबुक के ऊपर फेसबुक लाइव पर सरकार चलाते थे। जो भी बातें 2014 से 2019 में देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री जब थे, जो अच्छे काम थे वो सब काम को इन्होंने स्थगिति दे दी, काम रोक दिए थे। फिर कोस्टल रोड, मेट्रो के काम जी, हाई स्पीड रेलवे, अटल सेतु, सभी काम रोक दिए थे। उसके बाद में जब देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री करके सरकार आई, हमने तुरंत समृद्धि महामार्ग जो है नागपुर से मुंबई वो कंप्लीट किया। अटल सेतु 22 किलोमीटर ये जो सागरी मार्ग है वो पूरा किया। कोस्टल रोड पूरा तैयार हो गया है। आज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पर दिखाई रही है। किसानों के साथ हम हैं, किसानों के बीज बिल हमने माफ किए हैं, बहनों के लिए हमने काफी स्कीम्स लाए, इसलिए हमें चिंता नहीं। ठीक है, कितने भी इकट्ठा आ गए कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार का हमने डिस्प्ले किया है, हमारा जो परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट किया है जी, उसी कारण लोग हमारे साथ में, और 200 से ज्यादा महायुति को सीटें मिलना लगभग तय है। ठीक है, जेपी सिंह जी, महाराष्ट्र की राजनीति में जिसे मैं थर्ड फ्रंट कह रहा हूं, और ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी एक अलग रास्ते पर जा रही है। तमाम जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं उनको साथ लेकर महाविकास अघाड़ी क्यों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देती है चुनाव के ऐलान के ठीक बाद, प्रत्याशियों के ऐलान पर एक तमाम अलग अलग तरीके से एक एक सीट पर बातचीत कर लीजिए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। उसमें अखिलेश यादव भी साथ हो, उसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हो, कांग्रेस और तमाम दूसरे दल। ऐसा क्यों नजर नहीं आ रहा है? देखिए सूरज जी, ये ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में आप 9 विधानसभा के उपचुनाव की आप जो रणनीति देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की रणनीति वहां पर यह है कि एक एक सीट, भले वो कराल की सीट हो या बाकी कोई भी सीट हो, उनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को रखा था। कारण यह है कि अखिलेश यादव के सामने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने 20 दिखाना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही स्थिति कमोबेश महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनी, और जिस तरह से कांग्रेस को वोट मिला सभी वर्गों का, तो कांग्रेस ये देख रही है कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन उद्धव ठाकरे ये होने देना नहीं चाहते, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सीधी लड़ाई देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली में वो मोदी और अमित शाह को जो है मानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना अगर अलग हुई है, 2 धड़ों में बंटती है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है। तो सीधे सीधे वो अपने बयानों में बोलते हैं, आदित्य अपने बयानों में बोलते हैं। तो यहाँ स्थिति एमवीए की यानी महाविकास आघाड़ी की ऐसी है कि शिवसेना चाहती है वो ज्यादा सीट लड़े, कांग्रेस चाहती है वो ज्यादा सीट लड़े। आज सुबह संजय राउत ने एक बयान दिया कि अभी 2 सीट मारेंगे तो 100 सीटों पर हम पहुंच जाएंगे, यानी 85 से 12 अंक उसमें जुड़ जाएंगे, 12 उम्मीदवार जुड़ जाएंगे, 12 सीटें जुड़ जाएंगी, तो वो 100 सीटें क्रॉस कर जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 85 का जो फॉर्मूला है, ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है, इस लिहाज से लिया गया है। लेकिन अभी 33 सीटें बाकी हैं। अगर सहयोगी दलों को, समाजवादी पार्टी और निर्दलियों को और उनके साथ वाली जो छोटी पार्टियां हैं उनको अगर 18 सीटें दे भी दी जाती हैं, तो उसके बाद भी 20 सीटें बचती हैं। ये 20 सीटें किसके खाते में जाएंगी? उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उसमें 15 सीटें उनको मिले, कांग्रेस चाहती है कि उसमें 10 सीटें उनको मिले, और एनसीपी शरद पवार तो रणनीति बनाने में माहिर है, तो वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को 10 सीटें मिले।
तो यहाँ पर 5 रीजन है, कोंकण रीजन, उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई, रायगढ़ और इसके बाद विदर्भ। तो इतने रीजन में अलग अलग कैलकुलेशंस है, अलग अलग बोलीचाली भाषा है और अलग अलग वोट बैंक है। और यही वजह है कि आदिवासी और ट्राइबल जहां विदर्भ में हावी है, तो वहीं पर उत्तर महाराष्ट्र में मराठा और पश्चिम महाराष्ट्र में मराठाओं का वर्चस्व है। रायगढ़, कोंकण में अगर हम देखें कोली और आगरी वोट बैंक अपने ज्यादा प्रभाव में है। तो मुंबई और मुंबई से जुड़े जो शहरी MMR है, यानी कि ठाणे, वसई, विरार, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई और जो आसपास के इलाके, यहाँ पर युवकों का और कॉस्मोपॉलिटन वोट बैंक का काफी असर है। यही वजह है कि मुंबई की 36 सीटें जो है उसमें भी 4 सीटों या 5 सीटों पर अभी भी पेश फंसा हुआ है। और यही मजबूरी है कि नजदीक आ गया है नामांकन भरने का आखिरी दिन, लेकिन अब तक MVA में पूरी तरह से खुलकर समझौता नहीं हो पाया है। बिल्कुल, MVA में सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी भी माथापच्ची चल रही है। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही है कि जिस तरीके से तमाम दूसरे छोटे सहयोगी दलों को 18 सीटें देने की बात कही जा रही है, उनके पीछे की वजह क्या है। और अगर 18 सीटें आप दे भी देते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो 20 सीटें जिस बात का जिक्र यहां पर JP सिंह कर रहे हैं, वो 20 सीटें कौन से गुट को दी जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल। और विश्वास जी, सबसे पहले मैं अब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि तमाम तरीके के संकेत मिल रहे हैं। क्या वाकई में आप लोगों का जो एक अलग गुट है शिंदे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें आप लोग एक कदम आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है, महायुति मानकर चल रही है, लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिस बात का जिक्र यहां पर संजय जी कर रहे हैं कि प्रेशर कहीं ना कहीं ज्यादा है, दोनों ही महायुति चाहे महाविकास अघाड़ी हो, तो आप लोग प्रेशर दे रहे हैं क्या शिंदे गुट पर? क्या अभी इंतजार कीजिए, इतनी जल्द ऐलान नहीं कर पाएंगे? देखिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। 288 में से लगभग 182 सीटों पर हमारा अनाउंसमेंट भी हो गया है। नहीं, शिंदे गुट पर प्रेशर है क्या बीजेपी का? क्या कहा? शिंदे गुट पर भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बनाए है क्या कि इतनी सीटें ही हम आपको देंगे, तभी शायद देरी हो रही है? दिल्ली दरबार में आप लोग इसीलिए बुला रहे हैं प्रदेश के नेताओं को। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चर्चा इस बात की हो रही है कि हर सीट पे महायुति का उम्मीदवार कैसा चुनकर आए। हो सकता है कि जहां पर ताकत राष्ट्रवादी कांग्रेस की है, अजीत दादा गुट की है, लेकिन वहां पर उम्मीदवार नहीं है, तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी से उम्मीदवार जा सकता है। सर, आप लोग तो 2 साल से सरकार में थे, आप लोगों बना रहे को हैं। पता होना चाहिए कि नहीं हमें चुनाव साथ में लड़ना है। एक साथ आते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और 288 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देते। लेकिन इतनी देरी क्या है, इसकी वजह तो बताइए। अंदर की जो बात है उसे खुलकर बोलिए। हम कहते हैं इतनी जल्दी भी क्या है। 29 तारीख तक नामांकन है। इलेक्शन में स्ट्रेटेजी नाम की भी चीज होती है। अगर शरद पवार गुट से कोई A व्यक्ति खड़ा रहता है तो हमें B व्यक्ति फील्ड करना है या C व्यक्ति फील्ड करना है, ये स्ट्रेटेजी का सवाल होता है। हमारा पूरी तरह से तय हो गया है, समय समय पे हम उसका डिक्लेरेशन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आउट ऑफ 99 आज 25 लोगों ने नामांकन भी भर दिया है। आज तो सिर्फ 24 तारीख है, 29 तारीख तक का समय है। इसलिए टीवी पे ऐसे पूछने से थोड़ी होता है कि आप क्यों इतना देर कर रहे हैं। देर का सवाल नहीं आता है। आज शाम तक हमारे वो भी विषय खत्म हो जाएंगे, बाकी भी लिस्टें आ जाएगी और हम महायुति एक अभेद्य युति है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, शिवानंद जी मुस्कुरा रहे आप, क्या कह रहे हैं विश्वास जी की बात पर? मित्र सर हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब है, मेरे मित्र है, उन्होंने जिस तरह से बात किया कि बीजेपी उनको पता नहीं है अभी जो आतंकवादी या नक्सलवादी के ऊपर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी सब राज्यों को CM का मीटिंग बुलाया था जी। उधर एकनाथ शिंदे जी को लेके अमित शाह जी बैठे थे। हाँ। ये जानकारी हमारे पास है। और बैठने के बाद उस टाइम एकनाथ शिंदे जी ने बोला अमित शाह जी को कि मेरे नेतृत्व में आप इलेक्शन ले लो और सब कुछ मैं ठीक ठाक करूंगा। तभी अमित शाह एक तो एकदम टेंशन में आया। हाँ। ऐसे कैसे बात हो गया। RSS बीजेपी का नींद उड़ गया है। क्योंकि लिए एकनाथ शिंदे जी पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना के रखे हैं। इन्होंने बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दबाने के लिए जो उत्तर प्रदेश के जो CM साहब है योगी आदित्यनाथ का बैनर होल्डिंग लगा गया है बॉम्बे में, सब जगह पे आदित्यनाथ का लगाया गया। क्योंकि बीजेपी फेल्यूर गवर्नमेंट है, एकनाथ शिंदे जी फेल्यूर है,
तभी तो योगी आदित्यनाथ का होल्डिंग की जरूरत है। लीजिए विश्वास जी, एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि योगी आदित्यनाथ प्राइम उत्तर मिनिस्टर, प्रदेश के मुख्यमंत्री। देश का- मैं समझ देश गया का शिवानंद प्राइम जी, मिनिस्टर आपकी नरेंद्र मोदी साहब आपकी का बात फोटो का मतलब चाहिए मैं था। समझ गया। उधर योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा दिया। अगर ठीक इनको है, राम ये का बहुत अयोध्या महत्वपूर्ण में आपने राम कहा का है। अभी भी सबक इनको राम का सबक यूपी में मिल गया है। अभी भी योगी आदित्यनाथ को ले रहे हैं उल्टा। योगी आदित्यनाथ की होल्डिंग लगाने के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 200 के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा जीत के आएंगे सर, ये कंफर्म है। ठीक हमारे है, में मैं इसका जवाब लूंगा महाराष्ट्र विश्वास जी विकास के। आघाड़ी विश्वास जो जी के योगी साथ मैं आदित्य- इसका योगी जवाब लूंगा। मैं आ रहा हूं योगी आपके पास। आदित्यनाथ जी- विश्वास जी, योगी ये तो बहुत अंदर खाने की खबर है भारतीय जनता पार्टी की। शिवानंद जी के पास नहीं, योगी लगता है आदित्यनाथ शिवानंद उत्तर प्रदेश जी- के मुख्यमंत्री, लगता है जिनका आप शिवानंद लोग जी इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता महाराष्ट्र पार्टी में। की काफी चिंता कर मेरा रहे सवाल हैं। सुनिए आप, जो उन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो आप लोग महाराष्ट्र में उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पर प्रेशर, दबाव बना रहे हैं, ये कहना है शिवानंद मुझे जी बात का। करने दो। देखिए शिवानंद जी काफी और बीजेपी भारतीय जनता डरे पार्टी हुए की हैं। चिंता कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मनोज जरांगे हम ठीक कहते है, हैं कि ठीक, जिस एक तरह एक करके आप प्लीज कांग्रेस सर, के शिवानंद जी एक एक करके हरियाणा में एक एक जिस तरह से आपने जलेबी बनाना चालू कर दिया था, बुरी तरह से आपको मार पड़ी है। नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में आपके नेता कौन है? वडेट्टीवार है, नाना पटोले है, या बाला साहेब थोरात है? आपके पास तो नेता ही नहीं है। कांग्रेस का जो इनका जो नेतृत्व है, उनकी इधर कोई मान नहीं रहा है। अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहलाते हैं हो और रीजनल पार्टी के साथ में 85 सीट्स के ऊपर समझौता करते हो। पहले आप अपने अस्तित्व के बारे में सोचो। जो हरियाणा में हुआ है उससे भी बुरा हाल महाराष्ट्र में होने जा रहा है। महाराष्ट्र अपने आप कांग्रेस अपने आप को गढ़ समझती थी, वो गढ़ में भी वो ध्वस्त होने जा रहा विश्वास जी, है। मेरे सवाल के इसकी जवाब चिंता दीजिए आप आप। हमारी मत जो करो। यहाँ पर योगी शिवानंद जी जी ने हमारे कहा नेता है, योगी जी महाराष्ट्र में आके रैलीज करेंगे और उसी प्रकार से अमित भाई भी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। हमारा पूरा तय हो गया है। आपकी तरफ से रैली खुद करेगा। ठीक है, लेकिन एक आपकी बहुत बात बड़ा कौन आरोप सुनेगा? है बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप है। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ को लाकर आप लोग प्रेशर बना रहे हैं एकनाथ शिंदे पर, एक अरे वो तो लोकसभा में भी मुख्यमंत्री के आए थे सहारे। ना। ये क्या है? योगी आदित्यनाथ ये तो अलग तरीके की ये तो फिलॉसफी है। लोकसभा में भी आए थे। ये तो हमारे स्टार प्रचारक है। नहीं, राजनाथ सिंह भी आगे, एकनाथ शिंदे पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अमित शाह जी कहाँ गए? देवेंद्र फडणवीस जी कहाँ है? देवेंद्र फडणवीस जी को आपने इंस्पेक्टर का हवालदार बना दिया। सब आएंगे, सब आएंगे, सब अपनी जगह पर बराबर है। बना दिया। देखो, जिस प्रकार से हमने बिहार में ज्यादा चाहते सीटें होने के बावजूद भी सब नीतीश कुछ कुमार ठीक को है, मुख्यमंत्री तो एकनाथ बनाया, शिंदे जी का उसी प्रकार हमने अगर वादा किया था तो क्यों एकनाथ डरे? शिंदे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने चैलेंज दिया है। इसमें छोटा बड़ा नहीं, हर एक जगह अपने मेरे जगह नेतृत्व पर में ले लो। मजबूती से लड़ रहा है। योगी आप देखो आदित्यनाथ का इलेक्शन होल्डिंग के बाद लगा में क्या होता के है। एकनाथ शिंदे जी को सरकार हमारी आ रही है, ठीक मजबूत है। सरकार आ रही है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े फेस हैं और बीजेपी के फेस हैं। इसीलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रचार करने के लिए हम उन्हें बुलाते हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विश्वास जी का। संजय जी, योगी आदित्यनाथ को लेकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीत के आएगा 200 सर, मैं समझ गया आपका दावा, ठीक है। 200 आ रहे थे, हमको 220 के ऊपर हम चुन के आएंगे सर। ठीक है। योगी आदित्यनाथ आपके आने नेता के कौन बाद है? हमको हौसला बढ़ गया। नाना महाराष्ट्र पटोले विकास नेता आघाड़ी। या उद्धव वडेट्टीवार है? ठाकरे जी, शरद पवार जी और थोटवे जी है। ठीक है संजय जी, 200 सीटों का दावा, लेकिन प्रत्याशियों के ऐलान में देरी। देखिए, दावा करने का अधिकार गठबंधन को है और ठीक है, दावा करें। वोट तो जनता को देनी है ना, वोट तो पार्टियों को देनी नहीं है, वोट तो जनता देती है। तो ठीक है, उसको भी हम लोग उस पर भी एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन जो अभी कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, जी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जिम्मेवारी देते रही है। अब झारखंड में चुनाव है, यहाँ शिवराज सिंह चौहान और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनको जिम्मेवारी दी गई है। जी, महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे हैं आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री स्तर के लोगों का संगठन में और जब राज्यों का चुनाव होता है तो उनको जिम्मेवारी नहीं दी जाती है, उनको जिम्मेवारी दी जाती है। इसको एक डोमिनेशन के तौर पर न देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी जब वहां चुनाव लड़ रही है तो फिर वो टास्क क्यों नहीं देगी अपने संगठन के लोगों को या अपने धारदार मुख्यमंत्री को, जिनकी वजह से वो लगता है कि एक हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं। जब उन क्षेत्रों में जाकर के अपने तरीके से कनेक्ट करेंगे, एड्रेस करेंगे लोगों को, तो वो एकजुटता में थोड़ी सहूलियत होगी, मदद होगी। इसको इस रूप में न देखा जाए
कि उनके इस्तेमाल करके बीजेपी एकनाथ शिंदे को कमजोर दिखाना चाहती है या अजीत पवार गुट को कमजोर दिखाना चाहती है, वो एक अलग पार्ट है। हाँ। जब गठबंधन है तो गठबंधन में है तो ठीक है, ये अंदर में क्या बात हुई नहीं हुई, लेकिन बीजेपी तो कई बार बोली है कि नहीं एकनाथ शिंदे चेहरे हैं हमारे चुनाव के, कहाँ उनको चेहरे से किनारे किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं चेहरे तो वहां है, लेकिन यहाँ जो महाविकास अघाड़ी है जो दावा कर रही है कि ठीक हम 200 सीटें जीतेंगे, बिल्कुल आपको दावा करने का हक है लोकतंत्र में। पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो जाए। बिल्कुल आपने कहा कि 85-85 तो आपने कर लिया, लेकिन जो बाकी जो सीटें हैं उस पर तो अभी बात नहीं बन पा रही है। शरद गुट चाह रही है कि वो हमारे हिस्से में आ जाए, उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि वो हमारे पास रहे, और कांग्रेस चाह रही है कि नहीं वो अधिक से अधिक सीटें हमारे हिस्से में आए। पहले सीटों का बंटवारा तो तय हो जाए, उसके बाद फिर दावे करने का अधिकार हर गठबंधन को है। ठीक है जेपी सिंह साहब, आप महाराष्ट्र में लगातार रहते हैं और आपकी मौजूदगी है। क्या जो एक फेस है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्व का एक फेस है सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके लाने से एकनाथ शिंदे पर प्रेशर बनाना, ये क्या है? ये यहां पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है शिवानंद जी ने। बिल्कुल, देखिए सूरज ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बाबा की अगर हम बात करें तो वो पहले भी लोकसभा चुनाव में, उसके पहले विधानसभा चुनाव 2019 में भी आते रहे हैं। और मैं आपको एक अंदर की खबर बता दूं कि 5 नवंबर के बाद, यानी दीपावली के 4 दिन के बाद 15 नवंबर तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी करीब 20 से ज्यादा सभाएं पूरे महाराष्ट्र में रखी गई हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सभी यहाँ पर आने वाले हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि उनके उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रवक्ता है, विधायक है, चलबड़ी त्रिपाठी और सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, वो अलग अलग उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई है। मुंबई में 36 विधानसभा है, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं गुजराती वोट बैंक ज्यादा है, जैसे घाटकोपर की बात करें, मलबार हिल की बात करें, मुलुंड की बात करें, या फिर हम बोरीवली सीट की बात करें, यहाँ गुजराती वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ गुजराती बहुल जो वोटर्स हैं उनको जो मतलब अपने पाले में ले सकते हैं, ऐसे शहरों को वहां पर प्रचार करा जाए। गुजरात के कई करीब 1 दर्जन नेता है जो मुंबई में आकर प्रचार करेंगे। जहां पर उत्तर भारतीय वोट बैंक ज्यादा है वहां चलबड़ी त्रिपाठी और जो बाकी नेता है, विधायक है, उनको लगाया गया है, चुनाव प्रचार की कमान दी गई है। जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है वहां जो बीजेपी के मुस्लिम चेहरे हैं उनको लगाया गया है। और यही स्थिति महाविकास आघाड़ी में भी है। हालांकि महायुति में ज्यादा चेहरे हैं, ज्यादा फायर ब्रांड नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में भी बड़े नेता हैं जो पूरे देश से, जैसे कि जो आकर महाराष्ट्र में और मुंबई में और नासिक में और पुणे में, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, मराठवाड़ा के 8 जिलों में प्रचार करने वाले हैं। तो ये दोनों पक्षों की लड़ाई है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ जो है 4-4 बड़ी पार्टियां जो है अलग अलग गठबंधन बनाकर महायुति और महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही हैं। और दोनों पक्षों की अगर हम दोनों गठबंधन की बात करें तो दोनों तरफ 6 से 7 रीजनल पार्टियां भी हैं, छोटी पार्टियां भी हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि 288 सीटों की लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो इस बार उद्धव ठाकरे वर्सेस बीजेपी और एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस अजीत पवार, ऐसी बहुत अलग अलग खेमों में लड़ी जा रही है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का रुख करूंगा। विश्वास जी, आप लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम और दूसरे चेहरों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आदित्य ठाकरे ने नामांकन कर दिया है और एक अलग तरीके से नामांकन उन्होंने किया है। जुलूस निकाला, रोड शो किया और महाराष्ट्र के वो मुद्दे आदित्य ठाकरे उठा रहे हैं जो सीधे तौर पर जनता से कनेक्ट हैं। क्या आदित्य ठाकरे की मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है? विश्वास जी। आदित्य ठाकरे ये उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे 2.5 महीना महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री करके उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, आप आदित्य ठाकरे को पसंद करते हैं, उनकी मेहनत को पसंद करते हैं? कौन? आप। किनको? आदित्य ठाकरे। देखिए अभी तो शुरुआत है उनकी, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं जिससे कारण हम उनको पसंद करे या ना पसंद करे। सर लोकसभा चुनाव में ठाकरे परिवार में पैदा होकर इसमें लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट की तरफ से सबसे ज्यादा प्रचार करते हुए नजर आए। नहीं ठीक है, उनको और समय देना पड़ेगा। केवल और केवल वो ठाकरे परिवार में पैदा हो गए इसलिए सीधा मंत्री बन गए हैं, लेकिन जब मंत्री थे तो वो और उनके पिता दोनों ने भी ऐसी कोई छाप नहीं छोड़ी जिससे हम लोग इंप्रेस हो गए हैं। अभी तो काफी सीखता है। अब जहां तक वर्ली की सीट है, वो लास्ट टाइम तो चुनकर आ गए थे, इस बार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
और मैं दावे के साथ कहता हूं बिल्कुल। वो वर्ली से इलेक्शन हारने जा रहा है, क्योंकि महायुति की तरफ से एक तगड़ा उम्मीदवार घोषित होगा आज एक और दिन में। दूसरा, मन से राज ठाकरे का भी उम्मीदवार वहां पे ऑलरेडी घोषित हो गया है, इसलिए उनके लिए कोई केक वॉक नहीं है। हमें उसकी बीजेपी के चिंता लिए भी नहीं है। चुनौती है क्या? युवाओं से कनेक्टिविटी, तमाम जो जनता जनार्दन के स्थानीय मुद्दे हैं, जहां पर जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने खुद बड़ा आरोप लगाया है आप लोगों पर कि यहां पर 2 साल में पूरे महाराष्ट्र को बेच दिया, भ्रष्टाचार का माहौल है, किसानों की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ अपने हित के मुद्दों पर बातचीत करती है शिंदे सरकार, डबल इंजन की सरकार। नहीं, ये युवा पीढ़ी उनको पूछेंगी कि आपने 2.5 साल में क्या किया जब आपके पापा मुख्यमंत्री थे? पूरे काम ठप कर दिए, पूरे काम खत्म कर दिए। उसके बाद में यही जनता उनको बताएंगी कि देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजित दादा आने के बाद में पूरे रुके हुए काम चालू हो गए। आज जो बुलेट ट्रेन है उसका काम लगभग कंप्लीट हो रहा है। कोस्टल रोड जो है एक पूरा वर्ल्ड लेवल का ऐसा काम है, जो टनल है वो चालू हो गया है। किसानों के काम हो रहे हैं, बच्चे हुए सब काम खत्म हो गए। बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम हो रहे, सोलर के माध्यम से कितनी बिजली बन रही है, रोजगार निर्माण हो रहा है। 2019 तक महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 होता था, लेकिन उद्धव ठाकरे यानी इनके पापा जब मुख्यमंत्री बने, हम 5वें पायदान पे गए, गुजरात भी पीछे चले गए। विकास की राजनीति की जब बात हो रही है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग इन्वेस्टमेंट तरीके से मैदान में है, लेकिन दूसरे तरफ महाविकास अघाड़ी तमाम वादे दावे कर सत्ता में आने के लिए ललाए थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद स्थिति महाराष्ट्र की क्या होगी? शिवानंद जी, आपके पास और आपसे ही शुरुआत। आदित्य ठाकरे को लेकर जो आपके सहयोगी दल के नेता हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अभी एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी टीम है, बहुत बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, इनसे कैसे आप लोग लड़ पाएंगे सर? हरियाणा जैसी तस्वीर ना हो जाए महाराष्ट्र में। देखिए, जो बीजेपी का प्रवक्ता जो बड़े बड़े बातें कह रहे हैं, बीजेपी महाराष्ट्र में कहाँ था? शिवसेना के साथ 25 साल उनके साथ गुजरने के बाद उनको ही धोखाधड़ी दिया। आप हरियाणा में चौटाला को धोखाधड़ी दिया, आसाम में देखो पटनायक को उधर फिनिश किया, उधर बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम है, सिर्फ बीजेपी चला रहे रिमोट। अभी पुणे में कल की बात है सर, जो बीजेपी में अपने गुट में या शिंदे गुट में और अजित पवार के गुट के ऊपर पूरा नजर रखे। ईडी का अभी 16 लोगों के ऊपर नोटिस आया, ईडी का रेड हुआ कल पुणे में। क्यों हो रहे हैं? बीजेपी डरे हुए है। बीजेपी हमेशा ईडी सीबीआई इनका टेस्ट ऑफ बेबी हुआ है सर। ईवीएम का मशीन यूज कर रहे हैं, इन्होंने मिस यूज कर रहे हैं, ना डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। इन्होंने 15 लाख की बात किया, 1500 रुपए लाड़की बहन योजना लाया, वो भी फेल्यूर है। इलेक्शन के लोकसभा में पूरी तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पूरा तरह से फेल्यूर रहा है लोकसभा में, इसलिए लाड़की बहन लाया। 15 लाख रुपए लाने वाले थे मोदी साहब, 1500 रुपए निपट गया। चाय पे चर्चा होके गाय पे रुक गया। इनका डेवलपमेंट क्या है? फार्मर आज भी सुसाइड कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। बाबा सिद्दीकी का हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस। क्या चल रहा है सर ये? अगर बाबा सिद्दीकी का हत्या होता है वाई सिक्योरिटी होते हुए, अगर हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होते हुए हत्या कैसा होता है? उनका ही गुट का है, वो सुरक्षित नहीं है तो हम क्या? और जवाब दीजिए विश्वास सर, इन्होंने बताया सब जो प्लानिंग है, समृद्धि जो है, जो रोड का जो है, ये कांग्रेस का प्लानिंग है। ठीक है, जवाब दीजिए विश्वास जी। बीजेपी तमाम का जो प्रवक्ता ने बताया, उद्धव ठाकरे जी कोविड का टाइम पूरा लगातार तीसरी बार सरकार चुनकर आई है। उद्धव ठाकरे जी इस प्रकार की किमया केवल 60 साल के बाद में केवल पहले बार ऐसी हुई है। जनता साथ हमारे साथ में क्यों है, बार बार हमारे साथ में क्यों है? कांग्रेस की जो प्रवक्ता कर रहे हैं, इनका रोना तो शुरू से ये चल रहा है। 15 साल के बाद भी ये 99 के ऊपर लोकसभा में सीटें जीत नहीं पाते हैं, हर एक राज्य में से मार खा रहे हैं। और ईवीएम ये तो उनका एक हरदम का बहाना है। जब तेलंगाना में चुन के आते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम बराबर है। राजस्थान में पिछली बार चुन के आते हैं, ईवीएम बराबर है। इस बार भी हरियाणा में पहले 1 घंटे में जब इनकी जलेबी बैठ रही थी तब ईवीएम बराबर था। इसलिए बेसिकली दे शुड गो बैक टू देयर बेसिक्स। तकलीफ क्या है? इनके पास में नेतृत्व नहीं है, सीरियसनेस नहीं है,
अभी भी उनकी राहुल गांधी 55 साल के हो गए, उन्हें युवा लीडर के द्वारा उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी तक वो सेटल नहीं हो रहे हैं। जब पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट में सवाल उठाना चाहिए तो फौरन में जाके बैठ जाते हैं। इस प्रकार का तो ये नेतृत्व है। दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, ठीक है, और देश के साथ साथ जो राज्य जुड़ गया है उसे डबल इंजन की सरकार का महत्व पड़ गया है, और इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में 2019 में मैंडेट किसको था? शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को। उद्धव ठाकरे ने धोखाधड़ी की, चले गए। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे के द्वारा वापस आ गई, सरकार बन गई। उस समय अजित पवार जो शरद पवार के साथ में थे, शरद पवार के साथ में उनका कॉन्फिडेंस चले गया, विश्वास कुछ रहा नहीं। स्वयं उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति चल रही है, ठीक है, जेपी सिंह साहब वो हमारे साथ जुड़ गए। मैं समझ गया, विश्वास जी मैं लौटूंगा आपके पास। जेपी सिंह जी, कांग्रेस जिस तरीके से मैदान में है महाविकास अघाड़ी के साथ, मैदान में किस तरीके के कार्यकर्ता एकजुट हैं? क्या वाकई में अगर उद्धव गुट के अलावा शरद गुट अगर साथ ना दे तो कांग्रेस अकेले किस तरीके से खुद को मैदान में देख पा रही है? महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की स्थिति क्या है? अगर 85 सीटें 90 सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं तो मैदान में किस तरीके की कांग्रेस की तस्वीर बनने वाली है? बहुत सही सवाल है सूर्या जी। देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक कौन रहे हैं, पहले उसको समझना पड़ेगा। अगर हम पिछले 20-25 सालों में न जाएं, अगर हम 10 सालों में जाएं और हम ये देखने की कोशिश करें कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में तल्खी शुरू हुई, यानी 2014 के बाद से लगातार ये तल्खी बढ़ती चली गई, तो कांग्रेस का वोट बैंक किस तरफ खिसका है? तो कांग्रेस के वोट बैंक में ट्रेडिशनल जो उसके वोट बैंक रहे हैं वो पिछड़े जाति के वोट बैंक रहे हैं, दलित जाति के वोट बैंक रहे हैं, और मुस्लिम और जो ट्राइबल्स वोट बैंक रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो शिवसेना है, इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो शिवसेना को ये सारे वोट बैंकों ने वोट दिया, भर भर के वोट दिया, और शिवसेना की अच्छी खासी सीटें, ऐसा लगा नहीं था कि शिवसेना इतनी सीटें ले पाएंगे, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है उसने ये सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। तो इस लिहाज से कांग्रेस को ये जो बार्गेनिंग चल रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा है, यहाँ पर कांग्रेस इस वजह से फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिला ले और अपना वोट बैंक जो कांग्रेस का है वो भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ परमानेंट खिसक जाए। और यही वजह है कि 85 कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में बहुत मजबूत है। जेपी सिंह साहब, आपकी बातों से और आप जिस तरीके से एक फैक्ट के साथ अपनी बात रख रहे हैं उससे यही निकलकर सामने आ रहा है। संजय जी, वही सवाल मैं लूंगा, उद्धव गुट की तस्वीर मैदान में महाविकास अघाड़ी से अगर अलग देखी जाए तो क्या वाकई में मजबूत है शिंदे गुट की तुलना में? क्योंकि एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपके पास भी, और जिस तरीके से एक एक गुट ये चाह रहा है कि उसे बहुत ज्यादा सीटें मिल जाए, इसकी अपेक्षा कि वो ग्राउंड पर कितना मजबूत है? देखिए, जो मराठवाड़ा का इलाका है, हाँ, और औरंगाबाद वगैरह को ले लीजिए, और जिस तरह से वहां जो पिछड़े समाज का वोट है, दलित समाज का वोट है, या जो मुंबई में जो कॉस्मोपॉलिटन है, तो ये लोग कहीं ना कहीं से उद्धव जी के साथ रहे हैं, उद्धव जी का समर्थन इनको मिलते रहा है। ठीक है, अलायंस जो है अभी वो महाविकास अघाड़ी बन गया है, वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं, वो लोग मान करके चलते हैं कि वो नेचुरली वो नहीं है। ठीक है, परिस्थितियां बनी, उनको मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी की अपनी महत्वाकांक्षा है, उनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं बीजेपी चाहती है, तो इस वजह से। लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, और अगर पिछड़े का वोट, मराठों का वोट और दलितों का वोट उद्धव गुट के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मेरे पास समय की कमी है, बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अगर उद्धव गुट को एक बेहतर तरीके से मैदान में खेलना है तो मराठवाड़ा का इलाका और इसके अलावा दलितों का वोट बैंक अगर उद्धव गुट के साथ आता है तो ये तस्वीर महाविकास अघाड़ी की बहुत अलग तरीके की, और इसका सीधा फायदा उद्धव गुट का होगा। फिलहाल महाराष्ट्र की महामंथन में इतना ही। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, संजय जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत शुक्रिया। विश्वास पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महाराष्ट्र हमारे साथ जुड़े। शिवानंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बेहतर तरीके से आपने चर्चा की, बहुत धन्यवाद आपका। और जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम सभी मेहमानों का आपका शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है विकास के मुद्दों के साथ, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद तमाम दलों के सामने चुनौती होगी। इस बार की तस्वीर महाराष्ट्र की बहुत अलग रहने वाली। फिलहाल महाराष्ट्र की महामंथन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।